नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 8 जिसका नाम क्या है बच्चों? नरई। ठीक है, तो नरई क्या होता है, क्या आप लोग इसका मतलब जानते हो? अगर आपको पता है कि नरई क्या होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पाठ में आपको पता चल जाएगा कि ये नरई होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक यात्रा वर्णन दिया गया है जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। ये ना ट्रेन से यात्रा करते हैं, और ट्रेन से यात्रा करते समय ये जितनी भी चीज़ें देखते हैं प्राकृतिक रूप से, उनका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेखक का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1938 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, और डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी सुपरिचित साहित्यकार हैं। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे में रीडर के रूप में सेवा दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लीजिए, तो ये रहीम, दरदर फिरही, बिनु गोपाल, बैरन भई कुंजे, बाग अनहद तूर, बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल, ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो चलो बच्चों, अब बिना कुछ देरी के हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि न्यू जलपाईगुड़ी जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। यहाँ पे लेखक जी लिख रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी एक जगह का नाम है, ये एक स्टेशन भी है जो कि बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि जो ट्रेन अलीपुर द्वार और दिल्ली के बीच चलती है, मतलब जो ट्रेन अलीपुर द्वार एक जगह है और दिल्ली भी एक जगह है, तो उनके बीच में जो चलती है उसका नाम क्या है? महानंदा एक्सप्रेस। और ये जो महानंदा है ये ना उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम क्या है? महानंदा। यानी इस ट्रेन का नाम इस नदी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, महानंदा नदी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है? महानंदा एक्सप्रेस। फिर यहाँ पे लेखक जी आगे कहते हैं कि हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन 1:45 बजे है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव है, और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पे इधर उधर देखना मेरी फितरत। यहाँ पे लेखक जी बता रहे हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम इलाहाबाद जा रहे हैं, और महानंदा एक्सप्रेस का आगमन 1:45 बजे का है। यानी कि जो महानंदा एक्सप्रेस है वो कब आने वाली है? 1:45 बजे आने वाली है। ये हमेशा लेट करती है, अक्सर लेट करती है। क्यों लेट करती है? क्योंकि ये क्या करती है, इसका स्वभाव क्या है? तो बड़ी जो ट्रेनें होती है उनको रास्ता देना, यानी ये खुद तो खड़ी रहती है, बड़ी ट्रेनों को रास्ता देते जाती है, इसके कारण ये लेट हो जाती है। और फिर लेखक जी आगे कहते हैं, और मेरा स्वभाव क्या है? तो रुकी हुई ट्रेनों से नीचे उतर करके इधर उधर घूमना ये मेरी फितरत है, यानी ये तो मेरी आदत ही है। महानंदा प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ी हो गई। कहाँ है AC 2 कोच? फिर यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि महानंदा जो एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म पे आकर के खड़ी हो गई है। कहाँ है AC 2 कोच? ये लोग सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ है AC 2 कोच? ढूंढते रह जाओगे। यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं ढूंढते रह जाओगे। TT AC 2 के यात्रियों को AC 3 में बर्थ दे रहे हैं। यहाँ पे लेखक जी कह रहे हैं कि जो TT साहब है, टिकट चेकर हैं, वो क्या कर रहे हैं? AC 2 के यात्रियों को किस में जगह दे रहे हैं, किस में सीट दे रहे हैं? तो AC 3 में बर्थ दे रहे हैं, यानी उनको सीट दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि हम क्या है? वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक मतलब जो लोग बूढ़े होते हैं उनको कहा जाता है वरिष्ठ नागरिक। तो ये वरिष्ठ नागरिक है, इसके कारण इनको नीचे की सीट मिल गई है। ठीक है, नीचे वाला बर्थ इनको मिल गया है। वरिष्ठ नागरिक, यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है, मतलब इनको ये बर्थ मिल गया ना, तो इनके लिए ये कैसा है? जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार के जैसा है। ठीक है, कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है, और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब, मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा। तो दृष्टा मतलब क्या होता है बच्चों? देखने वाला। अदद यानी इकलौता, या फिर एक आप बोल सकते हो। फिर बिंब प्रतिबिंबो यानी कि छाया। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक जी कह रहे हैं कि कांच की खिड़की के पार, यानी ये जो कांच की खिड़की है उसके पार क्या है? मेरा देश गांव है, और देश गांव के बिंब और प्रतिबिंब है, उनकी छाया है,
और मैं कौन हूँ, मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का अदद दृष्टा, यानी बिंब प्रतिबिंबों को देखना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं कि ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और जो केले और अब केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म पे हॉकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे, वे लगभग कच्चे थे, छल कहाँ नहीं उपस्थित है। लेखक जी अभी आगे बोल रहे हैं कि जो ट्रेन है वो न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और फिर जब ये रास्ते में जो जो चीज़ें देख रहे हैं उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि केले और अनानास की जो मनोरम दृश्यावली है, यानी मन को मोह लेने वाली ये जो दृश्यावली है, ठीक है, ये इसके बीच से जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, गुजर रही है। महानंदा एक्सप्रेस उसके बीच से गुजर रही है। स्वस्थ और प्रसन्न है अनानास की खेती, और यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि जो अनानास की खेती है, क्योंकि अनानास और केले के खेतों में से गुजर रही है ना ट्रेन, ठीक है, तो ये जो खेती है उसकी बड़ी ही अच्छी है, स्वस्थ और प्रसन्न है। लेकिन प्लेटफॉर्म पे, यानी प्लेटफॉर्म पे जो उनको हॉकर ने दिया था, मतलब वो जो बेचने वाला था, हॉकर यानी क्या होता है, बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला जो था उसने उनको जो अनानास के टुकड़े दिए थे वो लगभग क्या थे, कच्चे थे। और फिर कहते हैं छल कहाँ नहीं उपस्थित, यानी छल तो हर जगह उपस्थित है। मतलब ऐसे करके ये लोग जो बेचने वाले होते हैं वो हमको उल्लू बनाते हैं, पैसा तो असली सामान का लेंगे लेकिन हमको नकली सामान दे करके चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि छल कहाँ नहीं उपस्थित है, छल तो हर जगह उपस्थित है। आगे देखो, किशनगंज आ रहा है बिहार का सीमांत स्टेशन, बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति, अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। लेखक जी यहाँ पे लिखते हैं कि अब ट्रेन तो निकल चुकी है, अब कहाँ पे पहुँच रही है, तो किशनगंज आने वाला है, एक जगह है बिहार का सीमांत स्टेशन, यानी बिहार की सीमा का ये स्टेशन है किशनगंज जो अभी आ रहा है। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति, यानी क्योंकि ये सीमा है तो सीमा पे बंगाल और जो बिहार है उसकी मिलीजुली भाषा वहाँ पे लोग बोलते हैं। और अदृश्य सरस्वती के रूप में, और अदृश्य सरस्वती के रूप में जो नेपाल है वो भी वहाँ पे विद्यमान है। जैसे जो सरस्वती नदी होती है ना बच्चों, वो कैसे अदृश्य होती है, लेकिन वहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, लेकिन सरस्वती क्या होती है, अदृश्य होती है। ठीक है, दूसरी तरीके से यहाँ पे जो लेखक जी लिखते हैं कि ये जो नेपाल है वहाँ पे विद्यमान है, लेकिन वो अदृश्य रूप से विद्यमान है। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी, बांस की कोठियाँ, फिर यहाँ पे बता रहे घर कैसे है, देखो कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी है, फिर बांस की कोठियाँ हैं, आम, कटहल, केले भी इनको दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं सुपारी और नारियल की भी खेती इनको दिखाई दे रही है, धान और जूट के भी खेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ पोखरों में जूट के बोझ बेहे गए हैं, अभी जूट के बोझ बोहे गए हैं। देखो जूट एक तरीके का क्या होता है बच्चों, पौधा होता है जिसको क्या किया गया है, पोखरों में बेहा गया। बेहा मतलब क्या, उसको क्या करते हैं ना, जब वो बड़ा होता है तो ऊपर से उसको काट देते हैं, फिर बांध करके उसको ले जा करके जो पोखर वगैरह होते हैं उसमें ले जा करके उसको गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या किए गए हैं, बोहे गए हैं, बेहे गए हैं। माटी पाथर से दाब कर बोझ को पानी में डुबोया गया है, जूट को गलाने के लिए, है ना, जूट को गलाने के लिए, ठीक है, काटा जाता है, फिर उसको बोझा बनाया जाता है बोझ के जैसा, फिर उसको वो पानी के अंदर दबा दिया जाता है, उस पर बड़े बड़े कुछ पत्थर रख दिए जाते हैं ताकि वो ऊपर ना आए, और उसको सड़ने के लिए उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब गलने के लिए। और फिर गलने के बाद क्या होगा, तो गलने पर ही रेशे उतरते हैं। जब वो गल जाता है ना कई दिनों के बाद, तब उसके रेशे निकलते हैं, ऊपर से उसके जो छिलके होते हैं वो निकलते हैं, और रेशे ही तो जूट है। और ये जो रेशे निकल रही है ये क्या है, जूट है। सूखने के बाद रेशे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं, और मिलों में टाट, पट्टियाँ, बोरे, बोरियां तथा न जाने कितने आकार प्रकार में राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। यानी ये जो लच्छे हैं जब ये सूख जाते हैं तो इनके गोले मिलों में जाते हैं, और फिर वहाँ पे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, बोरे, बोरियां बनाई जाती हैं, फिर टाट, पट्टियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और राष्ट्र की देहरी पे उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या, जो देश के अलग अलग हिस्सों में वो लोग जाते हैं। ठीक है, दुर्भिक्ष के वृक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। यहाँ पे लेखक जी लिखते हैं दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी क्या होता है बच्चों,
अकाल पड़ना, ठीक है, अन्न की कमी होना। तो क्या बोल रहे हैं कि दुर्भिक्ष के वृक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। यानी जब कहीं पे अकाल पड़ता है तो जब ये अन्न के बोरे, ठीक है, ये जो जूट से अन्न बनाया, वो बोरा बनाया जा रहा है, तो जब ये बोरे वहां पर पहुंचते हैं, अन्न के बोरे जब वहां पे पहुंचते हैं तो कितना गौरवशाली लगते हैं, मतलब कितने अच्छे लगते हैं कि ये जूट से ये बोरे बनाए गए और फिर इनमें अन्न भरा गया और कहाँ पे भेजा गया, जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था वहाँ पे भेजा गया। तो जब ये बोरे वहाँ पर जाते हैं तो बड़े ही गौरवशाली लगते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं कि मेरे बचपन में गांव की गढ़ई के पानी में ऐसे ही सनही बही जाती थी, ठीक है। अभी आगे बता रहे हैं कि जब मैं छोटा सा था, मेरे बचपन में मेरे गांव में क्या किया जाता था, ऐसे ही सनई बही जाती थी। अभी तो बच्चों आप लोग शहर में हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, लेकिन पहले ऐसा खेतों में सनई भी बोया जाता था, ठीक है। और फिर जैसे इसको जूट को बेहा जा रहा है, उसको बोझा बना करके किसी गढ़ही में, किसी पोखरे में डाल दिया जा रहा है, वैसे ही सनई को भी बेहा जाता था। अब ना सनई रही ना गढ़ही रही। अभी लेखक को थोड़ा सा दुख हो रहा है कि पहले हमारे बचपन में ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ना सनई रही, मतलब अब कोई सनई की खेती करता नहीं है और ना ही कोई गढ़ही है। गढ़ही में जैसे सनई को बेहा जाता था तो ना कोई गढ़ही है। गढ़ही यानी क्या, छोटा सा एक कुएं जैसा होता है, नदी जैसा होता है, उसमें पानी रहता है तो उसको गढ़ही कहते हैं। तो अब ना गढ़ही रही और ना ही सनई रही। गांव के दुर्दांत ने गढ़ही दबोच ली, ठीक है, और सन सुतली की रस्सियां स्मृति शेष हो गई। फिर यहाँ पे लेखक जी बोल रहे हैं कि गांव के जो दुर्दांत है, दुर्दांत मतलब क्या होता है बच्चों, जो दबंग लोग हैं, ठीक है, जो बेकाबू लोग हैं, उन्होंने क्या किया, गढ़ई को दबोच लिया, यानी गढ़ई को अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ पर अपने घर मकान बना लिए। पहले जो गांव में गढ़ई हुआ करती थी अब तो वो है ही नहीं, क्योंकि ये जो दबंग लोग हैं उन्होंने वो गढ़ई को वहाँ से हटा दिया, अपने घर बना लिए, मकान बनवा लिए, बहुत सारी चीज़ें बनवा ली, ठीक है। तो अब ये जो सुतली है, सन सुतली की रस्सियाँ स्मृति शेष ही रह गई, यानी ये जो सुतली है, ठीक है, ये बस अभी यादों में ही है, वो असलियत में उसको कहीं पे देखा नहीं जा सकता, ये बस खाली यादों में ही है। स्मृति शेष मतलब क्या, खाली वो बस जिन्होंने उसको देखा है वही लोग उसको समझ पाएंगे, नहीं तो बाकी अभी जो लोगों देख ही नहीं रहे तो वो तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, यानी ये बस स्मृति शेष ही रह गई है। चलो बच्चों अभी आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या दिया गया है कि जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया है, पूरा पोखर कलुआ गया है। क्या बोल रहे हैं ये कि जूट के गलने की वजह से, जूट क्योंकि उस गढ़ई में बही गई थी, ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ है, जो जूट के गलने से उसका रंग है ना वो पूरा पानी में उतर आया है और पूरा जो पोखर है वो कैसा हो गया, कलुआ गया है, मतलब पूरा एकदम उसका पानी काला काला हो गया, एकदम बेकार हो गया है। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऐसा जो विषैला पानी होता है काला वाला, इसमें जो मछलियाँ होती हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो अपनी श्वसन क्रिया इस पानी में नहीं कर पाती हैं, वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। और जब ये श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं, उनको जब अवरोध होता है सांस लेने में, तब वो इच्छा मृत्यु मांगती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि वो क्या हो जाए, मर जाए। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यान अवस्थित लोग। कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे, कब बंसी की डोर मछली को खींचे। और ये तो गंदा पानी है तो इसमें मछलियाँ नहीं रह सकती, वो इच्छा मृत्यु मांगती हैं कि उनकी मृत्यु हो जाए। और जो साफ सुथरे पानी वाले पोखर हैं उसमें जो लोग हैं, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं ना, बंसी बनाते हैं जिससे मछली को पकड़ा जाता है, तो वो लोग बंसी उसमें डाल करके एकदम ध्यान लगा करके बैठे हैं। जैसे कोई योगी कैसे ध्यान लगा करके बैठते हैं, वैसे ये लोग भी एकदम ध्यान लगा करके बैठे कि कब मछली उस बंसी को पकड़े और कब हम मछली को बाहर खींचे, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक इन्हीं सब का वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में जी तोड़ मेहनत की है, जुताई बुआई रोपाई निराई, तब कहीं जाकर धान की हरितिमा लहराती है। मतलब ये लोग कौन है, ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में खूब मेहनत की है, जुताई की, बुआई की, रोपाई की, निराई की, तब कहीं जाकर के धान की ये जो हरियाली है ये लहराती है। अब उन्हें फुर्सत मिली है, अब इनको फुर्सत मिली है तो ये लोग पोखरी में बंसी डाल करके बैठे हैं। बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक है और उनका ये शौक भी है।
उनका मछली से गहरा नाता है, इनका मछली से बड़ा ही पुराना रिश्ता है। इस शौक में तन मन एकाग्र हो जाता है। महानंदाएं आती जाती रहे, न कुछ और दिखाई देता है न कुछ और सुनाई देता है, दिन दुनिया से बेखबर। यानी कि इस शौक में इनका मतलब इनका मछली से बड़ा ही गहरा नाता है। इस शौक में ये लोग क्या करते हैं, इनका जो तन और मन है वो एकदम एक चित्त हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। महानंदाएं तो आती जाती रहेंगी, मतलब ये जो ट्रेन आ रही है, ठीक है, महानंदा एक्सप्रेस, इनको इसकी कुछ नहीं पड़ी, ये आए जाए कुछ नहीं, हम जिस काम में लगे हुए हैं वही करेंगे। तो यहाँ पे लेखक जी ने वही बोला है कि महानंदाएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन न कुछ इनको कुछ न दिखाई देता है और न ही कुछ सुनाई देता है, दिन दुनिया से बेखबर रहते हैं। बस इनको वो मछली पकड़ने में ही इनका ध्यान रहता है। ठीक है, आगे देखो। और उधर कालियाचक में क्या हो रहा है, दूर नहीं है मालदा, प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का जिला मालदा, उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप है कालियाचक। कितना विद्रूप हो गया है तद्भव। अभी यहाँ पे लेखक जी कह रहे हैं कि और उधर कालियाचक, कालियाचक एक जगह स्टेशन का नाम है, तो बता रहे हैं कि कालियाचक में क्या हो रहा है, दूर नहीं है मालदा, और यहाँ से मालदा दूर भी नहीं है, प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है ये, आम के लिए बंगाल का जिला मालदा बड़ा ही प्रसिद्ध है आम के लिए। उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक, और उसी जिले का ये जो मालदा है इसी जिले का उपनगर है। उपनगर मतलब एक छोटा नगर, ठीक है, तो वो क्या है, उसी जिले का उपनगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप है कालियाचक, और ये जो कालचक्र होता है ना इसका तद्भव रूप, ठीक है, तद्भव यानी क्या होता है बच्चों, बाद में, ठीक है, तो तद्भव रूप क्या है, कालियाचक है। ठीक है, कितना विद्रूप हो गया है तद्भव, यानी विद्रूप मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, बेकार हो जाना। ठीक है, तो ये जो तद्भव है ये कितना बेकार हो गया है। आगे देखो, यह उपनगर बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित है, और ये जो उपनगर है ये कहाँ पे है, तो बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित है। सीमा रेखा मतलब क्या होता है बच्चों, एक सीमा होती है ना, जैसे अगर आप इसके आगे जाओगे तो इधर बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो रेखा है ये क्या है, सीमा रेखा। सीमा रेखा पर बाढ़ खड़ी है, और सीमा रेखा पर क्या खड़ी है, तो बाढ़ खड़ी है। जो तार के बाढ़ लगाए जाते हैं ना, कभी कभी खेतों में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, बाढ़ के दोनों तरफ क्या है, खेत हैं, पुलिस और बीएसएफ हैं, पुलिस और बीएसएफ भी हैं। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। अब किशनगंज के बाद क्या होता है, जो दृश्य है वो पूरा के पूरा बदल जाता है। उत्तर बिहार का वह विस्तृत भूभाग आरंभ होता है, और जो बिहार है उसका, उत्तर बिहार का जो विस्तृत यानी पूरा फैला हुआ जो भूभाग है उसका आरंभ हो जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है, और जहाँ पर हर साल जो बाढ़ का पानी है वो विनाश लीला करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा तूफान मचाता है, बहुत सबको परेशान करता है। जहाँ तक देख पा रहा हूँ पानी ही पानी, पेड़ रूख पानी में, घर द्वार पानी में, कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण क्या कहते हैं ये, कि जो ये जो उत्तर बिहार का ये जो विस्तृत भाग है, यहाँ पर जहाँ आप देखो वहाँ क्या है, पानी ही पानी, घर द्वार सभी पानी में, नीचे पानी में दबे हुए हैं, पानी से भरे हुए हैं। फिर जो रूख है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वे सभी पानी से भरे हुए हैं। फिर ये इनके मन में सवाल आ रहे हैं, कहाँ गए पशु पक्षी, क्योंकि बाढ़ आई है तो पशु पक्षी थोड़े ना, कई तो मर गए होंगे, कई तो यहाँ से चले गए होंगे। और फिर ये सोच रहे हैं कि बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन फिर भी पानी उतरा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो उत्तर बिहार है इसका अंचल धंसा हुआ है, इसी के कारण यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है और पानी जल्दी उतरता नहीं है। और फिर नेता लोग क्या करते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं, है ना। अभी पानी है तो वहाँ पे किसी गाड़ी मोटर से तो आ नहीं सकते, तो हवाई यानी आसमान से ही देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। ऊंची जमीन की विशद पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है, और जो ऊंची जमीन है, ठीक है, ये तो सभी नीचे नीचे है तो वहाँ पे पानी भरी है, और जो ऊंची जमीन है, विशद जो पट्टी है यानी निर्मल सी जो पट्टी है उसके ऊपर रेलवे लाइन बिछी हुई है। महानंदा
पानी के आच्छादित विस्तार के बीच चली जा रही है। यानी जो महानंदा है आच्छादित, आच्छादित मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका विस्तार क्या हो, असीमित हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, एकदम फैला हो, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आच्छादित। तो जो महानंदा है पानी के आच्छादित, ये जो पानी का पूरा इतना सारा विस्तार है, हमको समझ में ही नहीं आता कि ये पानी खत्म कहाँ पे होगा, उसके बीच ये महानंदा चली जा रही है छुक 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 करती हुई। ठीक है, कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं। राहत शिविर मतलब जो बाढ़ में लोग परेशान हुए होंगे, जिनको कुछ तकलीफ हुई होगी, वो लोग वहाँ पे जाकर के रह सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक बच्चे खेल कूद रहे हैं, और जो ये जनसंख्या विस्फोटक बच्चे, आपको पता है भारत में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेखक ने इनको जनसंख्या विस्फोटक बोला है कि ये जो बच्चे हैं खेल कूद रहे हैं। सर्वहारा परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। और सर्वहारा मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका कुछ भी ना हो, सब कुछ हार चुकी हो। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने वो केश विन्यास कर रही है, यानी अपने बालों को अच्छा कर रही है, उसको झाड़ रही है। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। बिहार का शोक ओ कोसी। अब यहाँ पे एक और नदी की बात आई है, बिहार का जो कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर साल हर बार जब भी बारिश का सीजन आता है तो बहुत बड़ा ये नुकसान करता है। इसके कारण बहुत सारे गांव डूब जाते हैं, कई कई परिवार उजड़ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो वह भी विस्थापित परिवार की कुलवधू मसान की पीठ पर बैठकर वेणी संहार करेगी। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कोसी नदी है ना, बहुत ही तूफान मचाती है। तो अगर शिविर कहाँ पे लगाया जाए, शमशान में भी शिविर लगाया जाए ना, तो जो बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं वो लोग भी इसमें रहने में संकोच नहीं करेंगे। मतलब ये कोसी जितना नुकसान करती है, इसके कारण, इसकी वजह से, इसके डर के मारे अगर शमशान में भी क्या लगाया जाए, शिविर लगा दिया जाए शमशान भूमि पर भी, तो भी लोग यहाँ पर आ करके रहेंगे, है ना। डूबने से अच्छा है कि ये लोग यहाँ पे आकर के रहेंगे। इस बाढ़ में डूबा बिहार पानी से मुक्ति चाहता है। उधर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। लेखक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बिहार है पानी में जो अभी डूबा हुआ है, ये पानी से मुक्ति चाहता है। ये चाहता है कि बारिश बंद हो जाए, ये बाढ़ यहाँ से खत्म हो जाए। और उधर महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश के का जो बुंदेलखंड है वो बारिश पा करके एकदम निहाल हो रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पे पानी की कमी होती है। तो यहाँ पे बारिश हो रही है तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वही बिहार में जब बाढ़ आई हुई है तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लोग बड़े ही परेशान हैं। फिर कटिहार के बाद भूदृश्य फिर बदलता है। फिर कटिहार एक स्टेशन है, तो उसके बाद जो भूदृश्य है वो फिर से बदलता है। बाढ़ के दृश्य अब नहीं दिख रहे हैं, शाम का धुंधलका उतर रहा है। लेखक जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अभी हमको बाढ़ का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है और शाम का जो धुंधलका है वो उतर रहा है। यानी कि शाम की जो धुंधलका होता है ना, धुंधला धुंधला जैसा दिखाई देता है, तो वो अब उतर रहा है, यानी अब ये रात होने वाली है। ठीक है, आपने देखा होगा जब शाम होने वाली रहती है तो कैसे हमको आधा मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना। तो वैसे ही इनको दिखाई दे रहा है, अभी रात होने वाली है। तो चलो आगे देखो क्या दिया है कि बिहार रात की बाहों में और मैं निद्रा के अनंत में। यहाँ पे लेखक जी कह रहे हैं कि जो बिहार है ये रात की बाहों में समा चुका है और मैं निद्रा के अनंत में, यानी मैं नींद में आ चुका हूँ। ठीक है, सवेरा हो गया, आप सवेरा हो गया, आप लेखक जी सो गए। ठीक है, इतना वर्णन करते करते वो सो गए, उनको नींद आ गई, तो सवेरा हो गया। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। ठीक है, दक्षिण बिहार की जो धान मेखला थी, ठीक है, धान मेखला वो रात में आई और रात में ही चली गई, क्योंकि हम तो सो गए थे ना। मुगल सराय भी पीछे छूट चुका, ये सभी जगह हैं जो लेखक के पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि ये तो सो रहे थे तो ये सारे स्टेशन भी पार हो गए, ये सोए, लेकिन ट्रेन थोड़े ना सोई थी, वो तो चल रही थी ना। तो मुगल सराय भी पीछे छूट गया है। महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके, और महानंदा किधर प्रवेश किया है इसने, चुनार मिर्जापुर के क्षेत्र में ये प्रवेश कर चुकी है।
कहाँ है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएं? रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ये प्रतीक हैं जंगल के, नदी नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे। ये देखो अभी यहाँ पे लेखक जी वर्णन करते हुए कहते हैं, पूछ रहे हैं, इनको क्वेश्चन आ रहा है मन में कि कहाँ है देवकी नंदन जो कि बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो इन्होंने उपन्यास लिखी थी चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। तो उसमें ना इन्होंने जंगलों, खोह कंदराओं का वर्णन किया था। तो यहाँ पे लेखक के मन में यही सवाल आ रहा है कि कहाँ है देवकी नंदन खत्री के वो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित रहस्यमय जंगल और वो खोह कंदराएं? ठीक है, रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले के पास में रहने वाले, मतलब रेलवे लाइन जो है उसके पास कुछ जंगली पेड़ है, कटी पिटी जमीन है और नदी के किनारे, नदी के पास में ही रहने वाले, जो नदी के किनारे के पास में रहने वाले जो सरपत है, सरपत यानी क्या, सरकंडा हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो सरपत है अवश्य दिखाई दे रहे हैं। ये प्रतीक है जंगल के, और यही क्या है, प्रतीक है जंगल के, क्योंकि जंगल तो अब पहले जैसा रहा नहीं, जैसा उन्होंने वर्णन किया है वैसा तो कुछ अभी है नहीं, क्योंकि सब जंगल अभी काट दिए गए हैं। तो अगर ये आपको कहीं पे दिखाई दे जाए सरपत, तो आप समझ जाना कि यही क्या है, जंगल है। ठीक है, तो ये सभी जंगल के प्रतीक है, क्योंकि पहले जैसा अभी जंगल नहीं रहा, जो है वो यही है। तो इसी को देख करके आप समझ जाओ कि यही क्या है, जंगल है। ठीक है, पानी में प्रसन्न चित्त खड़े हैं धान, और फिर धान की यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो धान है वो पानी में एकदम प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह पर जलाशय बना दिए हैं। कुएं से समन्वित है ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। लेखक जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी में बड़े ही प्रसन्नचित, बड़े ही खुशी से खड़े हैं ये धान। ठीक है, नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह पर जलाशय बना दिए हैं। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो नीचे रेलवे लाइन है इसके किनारे वर्षा ऋतु ने, यानी ये जो बारिश का मौसम है, इसने क्या किया है, जगह जगह पर जलाशय बना दिए, क्योंकि इसके आजू बाजू में पानी इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, तो जगह जगह पर इसने, वर्षा ऋतु ने क्या किया, जलाशय ही बना। जलाशय मतलब क्या होता है, पानी का एक स्रोत होता है। तो पानी जब कहीं पे इकट्ठा हुआ तो उसको हम जलाशय बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेखक जी यही बोल रहे हैं। फिर कुएं से समन्वित है ये जलाशय, यानी कुएं के समान ही लग रहे हैं ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टिपथ में आता है, फिर अचानक से इनको दिखाई देता है एक जलाशय और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ, और वो जो जलाशय ये देखते हैं ना, वो इनके मानस पटल पर, यानी कि इनके मन पे वो अंकित हो जाता है। और फिर लेखक जी बोल रहे हैं कि ये जो मेरे मानस पटल पे ये जो अंकित हो गया है, ये नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वो छवि। वो जो छवि मैंने देखी है वो जन्म जन्मांतर तक नहीं मिटने वाली। ठीक है, जलाशय, अभी देखो जलाशय का वर्णन कर रहे हैं कि वो जलाशय है कैसा। तो जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। जलाशय का पानी कैसा है, उज्ज्वल सा है, एकदम नीलमणि यानी नीले मणि के जैसा वो दमक रहा है। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थना में मुद्रा में पानी में खड़ी हैं कुमुदनियाँ, और जो कुमुदनियाँ हैं, ठीक है, वो अपने अपने मृणाल यानी क्या होता है बच्चों, डंठल। कुमुदनियाँ यानी क्या होता है, जो फूल होते हैं ना गुलाब कमल के, वो, ठीक है, कली या फिर कमल का फूल। तो ये सभी अपने अपने डंठल के ऊपर क्या है, प्रार्थना मुद्रा में ये लोग खड़ी हैं। खिली अधखिली अनखिली, कोई खिली है, कोई अधखिली है, कोई अनखिली है। ठीक है, पानी पर ठहरे हैं कुमुदनी पत्र, और पानी जो है, पानी वो जो स्वच्छ निर्मल पानी है, उस पर कुमुदनी के पत्र यानी कि जो कमल है उसके पत्ते सभी फैले हुए हैं, ठहरे हुए हैं। पानी के अरण्य में विहार कर रही हैं नन्ही नन्ही मछलियाँ। और ये जो पानी का अरण्य मतलब क्या होता है बच्चों, जंगल। ठीक है, तो पानी का ये जो जंगल है, यानी ये जो पानी इतना एकदम स्वच्छ और निर्मल सा पानी है, इसके जंगल में नन्ही नन्ही मछलियाँ क्या कर रही हैं, विहार कर रही हैं, यानी कि घूम रही हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी चलो आगे देखेंगे, अभी बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा है नहीं, अभी खत्म होने वाला ये पार्ट। लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरई, इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली, एक नरम शलाका सूर्योन्मुखी।
क्या कहते हैं ये? अभी देखो मैंने बोला था ना कि पाठ, जब आप पाठ पढ़ोगे, अंत तक पढ़ोगे तो आपको नरई का मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जलाशय के किनारे छिछले पानी में, यानी पानी जहाँ पे थोड़ा सा कम है, वहां पर एक घास खड़ी है जिसका नाम क्या है? नरई। इसमें ना कोई गांठ ना कोई पत्ता, और इसमें ना कोई गांठ है और ना ही कोई पत्ता है, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली। और ये जो नरई है ये कैसी है? भीतर से पूरी तरह खाली और खोखली है। एक नरम शलाका सूर्योन्मुखी, यानी कि ये जो सलाई जैसी है, ये जो शलाका जैसी है, ये सूर्योन्मुखी है, यानी कि सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ी है। ये कौन? नरई। ठीक है। कोई देखे ना देखे, कोई चीन्हे ना चीन्हे, कोई जाने ना जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है, सृजनहार तो छीनता है, प्रतिपालक तो जानता है। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था और एक कालजयी साखी रच दी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लेखक जी बोल रहे हैं कि वो नरई के बारे में बोल रहे हैं, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, कोई चिन्हे ना चिन्हे, मतलब कोई पहचाने या फिर ना पहचाने। सृष्टिकर्ता तो सब देखता है। सृष्टिकर्ता मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, जो इस संसार को बनाने वाले, वो तो सब देखते हैं। सृजनहार तो छीनता है, जो सृजनहार है, जो सबका सृजन करते हैं, वो तो पहचानते हैं। प्रतिपालक तो जानता है, जो सबका पालन करने वाले हैं, भगवान श्री विष्णु, वो तो जानते हैं। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने, मतलब गंगा पार काशी के जो मध्यकाल के जो संत थे, उन्होंने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था। मतलब नरई जो कि एक घास है, तो उसके पूर्वज को कहीं पे देखा था और फिर बाद में एक कालजयी साखी रच दी, एक साखी रच दी। कौन सी साखी थी? देखिए यहाँ पे, सतगंठी कौपिन दे साधु न माने संग, राम अमली माता रहे गिने इंद्र को रंग। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा गया है कि भस्म स्नात देह पर 7 गांठों में गठा कौपिन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय सा खड़ा होता है तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित हो उठते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भस्म स्नात, यानी पूरे देह पर अपने भस्म लगा लिया हो जिसने, और 7 गांठों में गठा कौपिन। कौपिन यानी क्या होता है बच्चों? जो वस्त्र पहना जाता है, लुंगी आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये जो कौपिन, 7 गांठों वाला कौपिन धारण करके जब साधु, क्या होता है? भागीरथी, भागीरथी एक नदी का नाम है, तो भागीरथी के तट पर जब वह सूर्योदय यानी सूर्य नमस्कार करने के लिए जब वो खड़ा हो जाता है, तो वह जीवन और जगत का क्या हो जाता है? महानायक हो जाता है। क्या हो जाता है? महानायक, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत, जो ये पंच महाभूत हैं, कौन कौन से हैं पंच महाभूत? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सभी रोमांचित हो उठते हैं। यानी जब ये भस्म लगा करके 7 गांठों में बंधी हुई जब कौपिन धारण करके सूर्य नमस्कार करते हैं कोई संत, तब ये जीवन और जगत के क्या हो जाते हैं? महानायक हो जाते हैं, जिसका तेज देख करके जो ये पंच महाभूत है, पंच महाभूत कौन कौन से हैं? हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है और अंततोगत्वा ये इन्हीं में समा जाने वाला है। कौन कौन से हैं ये 5 चीजें? तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है। तो ये जो सभी पंच महाभूत है, ये क्या हो जाते हैं? रोमांचित हो उठते हैं जब ऐसे साधु को देखते हैं तब। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो ये था आपका पाठ नरई, जिसमें लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया था कि वो ट्रेन से यात्रा करते समय क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी शब्द संसार देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। सनई यानी क्या होता है? तो छोटा पौधा जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है। गड़ई यानी छोटा गड्ढा। दुर्दांत यानी बेकाबू। दृष्टा यानी दृष्टि, दूरदृष्टि वाला। दुर्भिक्ष यानी अकाल। सरपत मतलब सरकंडा। अवस्थित यानी टिका हुआ। मृणाल मतलब कमल की जड़। ठीक है, कमल की जड़ भी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला डंठल भी बोला ना, तो ठीक है, वो डंठल या फिर जड़ वही है ना। जड़, जो डंठल है वो जड़ से ही तो टिका रहता है ना, तो आप डंठल भी बोलोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो जो डंठल है वो जड़ से ही टिका रहता है। ठीक है, तो मृणाल मतलब कमल की जड़ होता है। और कौपिन यानी क्या होता है बच्चों? लंगोटी। मुहावरा देख लीजिए, तो निहाल होना मतलब क्या होता है? आनंदित होना। समझे? तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।